गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक काफ़ी महत्वपूर्ण लेखक महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय देखेंगे। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों में लेखक से रिलेटेड प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे, तो हमें हर एक लेखक का विस्तृत जानकारी रखना जरूरी है। दोस्त, चलिए अभी शुरुआत करते हैं और देखते हैं महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में होता है। 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद स्थान है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, जहां पे महादेवी वर्मा का जन्म होता है। और इनका जन्म जो होता है, एक फेस्टिवल है होली, और होली फेस्टिवल के दिन एक होता है होलिका दहन। होलिका दहन यानी जिस दिन होलिका का दहन होता है उसी दिन महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। और होलिका दहन के दूसरे दिन रंगों का त्यौहार यानी रंग लगाया जाता है। निधन 11 सितंबर 1987 ईस्वी को। निधन 11 सितंबर 1987 को, जन्म 26 मार्च 1907 को। उपनाम था आधुनिक मीरा। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है, और यह उपनाम इनकी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है। और इनकी अन्य भी उपनाम है हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती, यानी हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती की संज्ञा भी महादेवी वर्मा को दी गई है। इनकी माता का नाम हेमरानी देवी, माता का नाम हेमरानी देवी और पिता का नाम गोविंद सहाय है। यानी माता हेमरानी देवी, पिता गोविंद सहाय। और इनके पिता जो गोविंद सहाय थे वो भागलपुर के एक कॉलेज के प्रधानाचार्य थे। यानी भागलपुर में एक कॉलेज है जहाँ के प्रधानाचार्य के पद पे इनके पिता गोविंद सहाय थे। और इनके जो पति हैं उनका नाम है स्वरूप नारायण वर्मा। स्वरूप नारायण वर्मा, और स्वरूप नारायण वर्मा जो हैं वो पैसे से डॉक्टर थे। पैसे से डॉक्टर थे, यानी कि इनका जो बिजनेस था, आप जो कह सकते हैं इनका जो पैसा था वो डॉक्टर था। कृतियाँ, इन्होंने जो अपने जीवन काल में जो प्रमुख कृतियाँ लिखी है उनमें जो सबसे ज़्यादा फेमस कृतियाँ थी उसमें एक निहार है, रश्मि, निहार, रश्मि, निर्जा, निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत, यामा, दीपशिखा और परिधि। ये जो 6 इनकी कृतियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध और फेमस कृतियाँ हैं। तो इन 6 कृतियों को आप ध्यान रखिएगा। दोस्त, पुरस्कार की बात की जाए, अगर महादेवी वर्मा को मिलने वाली पुरस्कार, जो पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए हैं उनमें एक पुरस्कार है पद्म भूषण, जो उन्हें 1956 ईस्वी को प्राप्त हुआ था। पद्म भूषण 1956 ईस्वी को। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 ईस्वी को। कहीं कहीं यह आपको 1983 लिखा हुआ मिलेगा दोस्त, बट विकिपीडिया को अगर आप देखें तो वो 1982 मानता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 ईस्वी को बताता है। पद्म विभूषण भी इन्हें मिला है 1988 में। पद्म विभूषण 1988 में। मंगला प्रसाद परितोष पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। मंगला प्रसाद परितोष पुरस्कार प्राप्त हुआ है 1944 ईस्वी को। इनकी जो कृति थी निहार, इसके लिए यानी निहार के लिए 1944 में मंगला प्रसाद परितोष पुरस्कार महादेवी वर्मा जी को मिला है। और 1934 ईस्वी में निर्जा के लिए सेक्सरिया पुरस्कार मिला है। 1934 ईस्वी में निर्जा के लिए सेक्सरिया पुरस्कार महादेवी वर्मा जी को मिला है। अगर यहाँ काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है दोस्त, तो ये 3 चीज़ें, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये 3 चीज़ें आप जरूर से जरूर याद रखना दोस्त। कुछ अगर इनसे जीवन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो महादेवी वर्मा के जीवन पर महात्मा गांधी का, महादेवी वर्मा के जीवन पे महात्मा गांधी का तथा कला साहित्य पे कविंद्र रविंद्र का प्रभाव पड़ा था। इनकी जो कला रचना थी, जो कला साहित्य की रचनाएं थी, उसमें रविंद्र का प्रभाव पड़ा था। और इनकी जो जीवन थी, जीवन शैली थी, उसमें महात्मा गांधी जी का प्रभाव पड़ा था। प्रयागराज में साहित्यकार संसद की रचना करके साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी किया था। इन्होंने साहित्यकार संसद की रचना की थी, जिसके माध्यम से जितने भी साहित्यकार थे उनको मार्गदर्शन करने का काम किया था। और इनका विवाह जो राम स्वरूप नारायण से, जो पैसे से डॉक्टर थे, उनके साथ मात्र 9 वर्ष की आयु में हुई थी। यानी महादेवी वर्मा का विवाह बाल विवाह था, केवल 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ था। इनकी एक और काफ़ी फेमस पत्रिका है दोस्त, चांद।
चांद पत्रिका के काफ़ी समय तक संपादक भी रही है महादेवी वर्मा। चांद पत्रिका के मतलब संपादक भी काफ़ी लंबे समय तक रही थी महादेवी वर्मा। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो महादेवी वर्मा से रिलेटेड होगा। पहला प्रश्न है दोस्त, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? 1907 ईस्वी को, 26 मार्च 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में होलिका दहन के दिन, यानी जिस दिन होलिका का दहन होता है उसी दिन जन्म हुआ था, और दूसरे दिन होली का खेल होता है, रंगों का खेल होता है। महादेवी वर्मा का पद्म भूषण पुरस्कार 1956 ईस्वी को। वर्मा जो कि उनको किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो यामा जो इनकी कृति थी उस पे 1982 ईस्वी को इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यामा कृति के लिए 1982 ईस्वी को इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। वर्मा जी को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो 1982 ईस्वी को। महादेवी वर्मा जी के प्रथम काव्य संग्रह का नाम क्या था? तो निहार। इनकी जो प्रथम काव्य संग्रह है उसका नाम है निहार। प्रथम काव्य संग्रह निहार। महादेवी वर्मा जी का अंतिम काव्य संग्रह, प्रथम निहार हो गया और अंतिम काव्य संग्रह हो जाएगा दीपशिखा। अंतिम काव्य संग्रह हो जाएगा दीपशिखा। और महादेवी वर्मा का उपनाम था आधुनिक मीरा और एक उपनाम था हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती। महादेवी वर्मा ने मंदिर का दीप किसे कहा? मंदिर का दीप, तो स्वयं को ये मंदिर का दीप कहती है। महादेवी वर्मा स्वयं को मंदिर का दीप कहती है। कावित्री किसे मधुर मधुर जलने की सीख दे रही है? मधुर मधुर जलने की सीख किसको दे रही है? तो स्वयं को मधुर मधुर जलने की सीख भी दे रही है और स्वयं को महादेवी वर्मा ने मंदिर का दीप भी कहा है। मंदिर का दीप भी कहा और स्वयं को मधुर मधुर जलने की सीख भी दे रही है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक काव्य ग्रंथ का नाम लिखें तो निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, यामा, दीपशिखा, ये सारे के सारे महादेवी वर्मा के द्वारा रचित कृति है। इनकी एक अन्य भी कृति है दोस्त जो थोड़ा प्रसिद्ध भी रहा, फेमस भी रहा, अतीत के चलचित्र। तो इसे भी एक बार आप ध्यान में रख दीजिएगा। अतीत के चलचित्र इन्हीं की कृति है, यानी महादेवी वर्मा की ही कृति है। महादेवी वर्मा किस संस्था में प्राचार्य के पद पे कार्यरत रही? तो प्रयाग महिला ज्ञानपीठ जो कॉलेज है वहीं पे वे प्रधानाचार्य के रूप में कार्य की है, प्रधानाचार्य रही है। महादेवी वर्मा का निधन 11 सितंबर 1987 ईस्वी को, 11 सितंबर 1987 ईस्वी को। वेदना की गायिका के रूप में कौन जानी जाती है? वेदना की जो गायिका होती है उसके रूप में कौन जानी जाती है? तो महादेवी वर्मा को ही वेदना की गायिका के रूप में भी जाना जाता है। अतीत के चलचित्र के लेखिका का नाम तो महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र भी इन्हीं की कृति है, यानी महादेवी वर्मा की ही कृति है अतीत के चलचित्र। तो दोस्त इस तरह से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे और कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण स्थान रखता हो एग्जाम के दृष्टिकोण से, उन प्रश्नों को देखें। बाकी अगर आप पढ़ने की बात करें तो बहुत कुछ लिखा रहता है दोस्त, पर उसमें से हमें उन चीज़ों को निकालना होता है, इकट्ठा करना होता है जो इम्पोर्टेंट्स हो और जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अपना एक स्थान रखता हो और पूछे जाने की पूरी संभावना है। थैंक यू दोस्त वॉचिंग वीडियो। और अगर आप लोगों को दोस्त वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दिया करें,